हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2006 में रिलीज हुई मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को। दोस्तों, ये मूवी सिर्फ एक मूवी ही नहीं, ये असल में एक जर्नी है। एक जर्नी जिसमें एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में दुख, दर्द और गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं देखा। वो किस तरह अपने मेहनत के बल पर अपनी खुशियां और सफलता हासिल करता है। ये कहानी है अमेरिकन बिलियनियर क्रिस गार्डनर की। किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस किया। कहानी की शुरुआत में हम क्रिस गार्डनर यानी विल स्मिथ को देखते हैं, जो अपने 5 साल के बेटे क्रिस्टोफर और अपनी पत्नी लिंडा के साथ रहता है। वो और उसकी पत्नी दोनों वर्किंग है और अपने बेटे को डे केयर में छोड़ते हैं। क्रिस अपने बेटे को डे केयर में छोड़ने जाता है, जहां छोटा क्रिस्टोफर उसे बताता है वो अपने बर्थडे प्रेजेंट की एक लिस्ट बना रहा है। लेकिन क्रिस उसे वार्न करता है कि पैसों की कमी के कारण वो इस लिस्ट की कुछ चीजों को पूरा कर पाएगा। अपने बेटे को डे केयर में छोड़ने के बाद वो अपने काम पर जाता है और हम उसके हाथ में एक व्हाइट कलर का डिवाइस देख पाते हैं। दरअसल ये डिवाइस एक बोन डेंसिटी स्कैनर है और क्रिस इस डिवाइस का सेल्समैन है। ये बोन डेंसिटी स्कैनर नॉर्मल एक्सरे से थोड़ी ज्यादा ही अच्छी इमेज निकाल पाता है, लेकिन दुगनी कीमत पर। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर इस डिवाइस को कबाड़ समझते हैं। अपने घर का रेंट देने और हर महीने अपने बेटे की फीस चुकाने के लिए क्रिस को हर महीने 2 मशीनें बेचनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत टाइम से उसने एक भी स्कैनर नहीं बेचा है और इस वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब चल रही है। उसको इमरजेंसी में एक स्कैनर बेचना है, इसलिए वो अपने शहर से थोड़ा दूर ओकलैंड में एक डॉक्टर को स्कैनर दिखाने जाता है। अब क्योंकि वो शहर से दूर जा रहा है, इसलिए वो अपनी वाइफ लिंडा से बेटे को डे केयर से शाम को पिक करने को बोलता है। लेकिन लिंडा के लिए काम थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसकी डबल शिफ्ट है। ओकलैंड में एक डॉक्टर इस स्कैनर को लेने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसके लिए कबाड़ है, और हॉस्पिटल से बाहर आकर वो देखता है कि पुलिस ने उसकी गाड़ी जब्त कर ली है। लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पार्किंग की फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं है। जब क्रिस घर वापस आता है, घर आते ही लिंडा उसे घर की रेंट पे करने को बोलती है और टैक्सेस चुकाने के लिए कहती है। लेकिन क्रिस के पास इन सभी के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और वो इस मंथ के टैक्स को नेक्स्ट मंथ के लिए ड्यू कर देता है। वो एक रूबिक क्यूब को देखता है जिसे किसी ने क्रिस्टोफर को उसके बर्थडे पर गिफ्ट दिया है। अब क्योंकि रूबिक क्यूब उस समय नया था और उसे सॉल्व करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं थी, और वो इस क्यूब को सॉल्व करने की काफी कोशिश करता है। अगले दिन काम पर जाते वक्त वो एक ब्रांड न्यू कार को देखता है जिसमें से एक रईस आदमी उतरता है। वो उस आदमी को देखकर उसके सीक्रेट्स के बारे में पूछता है। वो आदमी क्रिस को बताता है कि वो तो सिर्फ एक स्टॉक ब्रोकर है। क्रिस पूछता है कि क्या एक स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए आपको कॉलेज की डिग्री चाहिए। उसके जवाब में वो आदमी बोलता है कि आपको कोई कॉलेज डिग्री नहीं चाहिए, बस आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए और लोगों से बात करनी आनी चाहिए। और इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। क्रिस को वहां का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उस ब्रोकरेज हाउस के बाहर सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। इन लोगों को देखकर वो खुद से पूछता है कि मैं इतना खुश क्यों नहीं हो सकता, और यहीं से वो डिसाइड करता है कि वो अपनी सेल्समैन की जॉब छोड़कर स्टॉक ब्रोकर बनेगा। और अगली सुबह वो लिंडा को क्रिस्टोफर को डे केयर से लाने को बोलता है क्योंकि आज वो ब्रोकरेज फर्म में जाएगा। लिंडा उस पर उसके इस डिसीजन के लिए बहुत गुस्सा होती है क्योंकि अभी भी घर का 2 महीने का रेंट ड्यू है, और वो उसे बोलती है कि वो अपना टाइम और एनर्जी फालतू चीजों में ना लगाकर जल्दी से स्कैनर बेचकर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्रिस लिंडा की इस बातों से बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो जानता है कि लिंडा कुछ गलत नहीं बोल रही है। अब क्रिस इंटर्नशिप का फॉर्म भरने एक ब्रोकरेज फर्म को विजिट करता है। यहाँ वो अपना अच्छा एक्सप्रेशन जमाने के लिए अपना स्कैनर एक लड़की के पास रख देता है और उससे अपनी मशीन की देखभाल करने के लिए $1 भी देता है। फर्म के अंदर मिस्टर ट्विटल उसे इस प्रोग्राम के बारे में बताता है। वो उसे एक फॉर्म देता है जिसे उसे एक ऑफिस में सबमिट करना होगा। इन लोगों का पहले एक इंटरव्यू होगा जिसमें से कुछ ही लोगों को इंटर्नशिप में ट्रेनिंग देंगे। क्रिस को बताया जाता है कि 20 लोग ऑलरेडी इस ट्रेनिंग में भाग ले चुके हैं, लेकिन फाइनल में इनमें से किसी एक को ही इस फर्म में ब्रोकर बनने का चांस मिलेगा। ब्रोकर क्रिस को बाकी की डिटेल्स क्लियर कर ही रहा होता है कि तभी वो विंडो से उस लड़की को उसका स्कैनर मशीन को लेकर भागते हुए देखता है। वो सब कुछ भूलकर उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन वो ट्रेन में बैठकर भाग जाती है। मशीन के चोरी हो जाने से क्रिस को इतनी टेंशन होती है कि वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन वो ब्रोकरेज के ऑफिस में अपना फॉर्म जमा करने जाता है, जहां वो एक आदमी को उसके स्कैनर के साथ देख लेता है। और यहाँ क्रिस हमें बताता है कि इस पूरे एरिया में वो अकेला ही स्कैनर का सेल्समैन है और उसने ऐसे किसी भी आदमी को अपना स्कैनर नहीं बेचा है। मतलब कि ये साफ है कि ये वही स्कैनर है जो चोरी हो गया था। तभी क्रिस अपनी आवाज में अपनी स्टोरी बताता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर इस स्कैनर को खरीदा था, लेकिन वो स्कैनर डॉक्टर्स के लिए एक कबाड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं था। इस एक स्कैनर की कीमत मेरे महीने भर के राशन से भी ज्यादा है। और यहाँ वो फाइनली उस चोर को पकड़ लेता है जिसने उसका स्कैनर चोरी किया था।
वो उससे अपना स्कैनर वापस ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद वो हर दूसरे दिन मिस्टर ट्विटल से मिलता है ताकि वो उसे जान जाए और उसे इंटर्नशिप में सिलेक्ट कर ले। लेकिन मिस्टर ट्विटल उसकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देता और टैक्सी में बैठ जाता है। ट्विटल से और ज्यादा बात करने के लिए वो भी उस टैक्सी में बैठ जाता है और बहाना बना देता है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है जहाँ ट्विटल जा रहा है। टैक्सी में वो ट्विटल को ये बताने की बहुत कोशिश करता है कि वो कभी कॉलेज नहीं गया, लेकिन वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड है। लेकिन ट्विटल तो रूबिक क्यूब सॉल्व करने में लगा हुआ है और उसकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तभी क्रिस उसको बोलता है कि वो उस क्यूब को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। ट्विटल उसे कहता है कि जब मैं ही सॉल्व नहीं कर पाया तो तुम कहाँ से करोगे। लेकिन क्रिस उसके हाथों से वो क्यूब लेता है और थोड़ी ट्राई करने के बाद उसे सॉल्व कर देता है और इससे ट्विटल इम्प्रेस हो जाता है। उसका स्टॉप आ जाता है और क्रिस टैक्सी का किराया खुद भरने का ऑफर देता है। टैक्सी का टोटल किराया $18 के पार जा चुका है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो टैक्सी को कुछ दूर रुकवाकर वहां से भाग जाता है। टैक्सी वाला भी उसके पीछे भागता है। क्रिस भागकर ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन ट्रेन का गेट बंद हो जाने से उसका स्कैनर ट्रेन के बाहर ही छूट जाता है। क्रिस बहुत ही परेशान हालत में अपने घर आता है और घर आकर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ बेटे क्रिस्टोफर को लेकर घर छोड़कर जा चुकी है। वो लास्ट बार उन दोनों को देख भी नहीं पाया। तभी उसे फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसका इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इस बात के लिए वो खुश नहीं हो पाता क्योंकि उसकी पत्नी उसके बेटे के साथ उसको छोड़कर चली गई है। अगले दिन वो खुद लिंडा से मिलने उसके काम करने की जगह पर जाता है, जहां इन दोनों में बहस हो जाती है कि बेटे क्रिस्टोफर को अपने पास कौन रखेगा। क्रिस का मन नहीं मानता और वो क्रिस्टोफर से मिलने उसके डे केयर में चला जाता है और अपने साथ घर ले आता है। अगले दिन क्रिस का मकान मालिक उसके घर में उसे रेंट लेने आता है। वो क्रिस से बोलता है कि उसने 3 महीनों से रेंट नहीं भरा है और अगर कल तक उसने किराया नहीं दिया तो मेरी प्रॉपर्टी से निकल जाना। मुझे यहाँ पेंट भी करवाना है। क्रिस के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती, लेकिन मकान मालिक उसको 1 हफ्ते में घर खाली करने का टाइम देता है। लेकिन क्रिस कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपका घर पेंट कर दूंगा। क्रिस घर को पेंट करने लगता है, लेकिन उसे घर में पुलिस आकर उसे वहां से ले जाती है। क्रिस ने बहुत टाइम से अपने पार्किंग चार्जेस नहीं भरे हैं, इसलिए उसको पेनल्टी देनी होगी और रात भर जेल में रहना होगा। क्रिस इस बात से बहुत परेशान होता है क्योंकि कल सुबह 10:30 बजे उसका इंटरव्यू है और पुलिस उसे सुबह 9:30 तक छोड़ेगी। वो ना चाहते हुए भी लिंडा को कल शाम तक क्रिस्टोफर का ध्यान रखने के लिए बोलता है। अगली सुबह 9:40 पर वो पुलिस स्टेशन से निकलता है और भागते हुए सीधा ऑफिस में पहुंचता है। उसके पास घर जाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ क्रिस के पास कोई साफ सुथरी शर्ट भी नहीं रहती और उसकी जैकेट की चेन भी नहीं लग रही थी। इससे उसकी बनियान दिख रही थी क्योंकि पुलिस उसको तब पकड़कर ले गई थी जब वो पेंट कर रहा था और पूरी तरह पेंट से सना हुआ था। ऑफिस में वो किसी को भी नहीं जानता था, इसलिए वो किसी से इमरजेंसी में शर्ट भी नहीं ले पाया। इंटरव्यूअर्स क्रिस को बिना शर्ट के देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पूरी ईमानदारी से बताता है कि असल में हुआ क्या। इंटरव्यूअर क्रिस से पूछता है कि तुम क्या सोचोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने एक बिना शर्ट वाले आदमी को जॉब पर रख लिया। इस पर क्रिस बहुत ही चालाकी से जवाब देता है कि शायद उस आदमी ने बहुत ही अच्छी पैंट पहनी होगी। क्रिस के इस जवाब से सारे इंटरव्यूअर्स खुश हो जाते हैं और बहुत हंसते हैं। इंटरव्यू के बाद मिस्टर ट्विटल क्रिस को बताता है कि क्रिस ने इंटरव्यू में कमाल कर दिया है, उसकी पोजीशन पक्की है। लेकिन क्रिस अभी श्योर नहीं है क्योंकि इस इंटरव्यू के दौरान पूरा 1 महीना उसे फ्री में काम करना होगा और उसके बाद भी वो 20 बंदों में से किसी एक बंदे को ही जॉब देंगे। मिस्टर ट्विटल उससे कहता है कि तुम पागल हो क्या, 1 महीना पहले तुम इस इंटर्नशिप के लिए पगला रहे थे। इस पर क्रिस बोलता है कि हाँ, लेकिन अब हालात बिल्कुल वैसे भी नहीं है। यहाँ से क्रिस अपने बेटे को डे केयर से पिक करने जाता है और उसके साथ घर वापस आ जाता है। रात को लिंडा क्रिस के घर आती है। वो क्रिस को बताती है कि उसे न्यूयॉर्क में काम मिल गया है और वो क्रिस्टोफर को अपने साथ लेकर वहां जा रही है, लेकिन क्रिस अपने बेटे को अपने पास ही रखना चाहता है। लिंडा क्रिस से नाराज है, लेकिन वो आज भी उससे बहुत प्यार करती है और इसलिए वो उसकी बात मान जाती है और दोनों के बीच एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जहां दोनों एक दूसरे से नाराज भी हैं लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं। और इस दौरान दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी इंटर्नशिप सरवाइव करने के लिए क्रिस कैलकुलेट करता है कि अगर वो 6 मशीनें बेच दे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसके लिए सच में उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि उसे दुगना काम करना होगा। अब क्रिस और उसका बेटा अपने अपार्टमेंट छोड़कर एक छोटे से मोटल में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि रेंट का थोड़ा पैसा बचे। यहाँ एक बार क्रिस्टोफर के साथ खेलते टाइम क्रिस उसे बताता है कि क्रिस्टोफर, अगर तुम्हारा कोई सपना है तो उसे पूरा करना तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। कभी किसी को खुद से ये मत कहने देना कि तुम वो काम नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं। अभी क्रिस्टोफर बहुत छोटा है, उसे ये सब बातें समझ में नहीं आती, लेकिन ये बात इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज है।
अगले दिन वो ब्रोकरेज हाउस में इंटर्नशिप का पहला दिन अटेंड करने जाता है। यहाँ इन लोगों को एक हफ्ते तक स्टॉक से रिलेटेड नॉलेज ही मिलेगी। इन लोगों को अलग अलग लोगों को फोन करके कंपनी की फाइनेंशियल सर्विसेज बेचनी होगी। जो बंदा कंपनी के लिए सबसे ज्यादा पैसे जुटाएगा उसे ही ये जॉब मिलेगी। क्रिस इस इंटर्नशिप में बहुत मेहनत करता है। बाकियों से अलग उसके पास काम करने के लिए 9 की जगह सिर्फ 6 घंटे हैं और उसे 4 बजे क्रिस्टोफर को डे केयर से पिक भी करना होता है और इसके लिए उसे रोज शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करना पड़ता है। इस खोए हुए टाइम की भरपाई करने के लिए वो बहुत ही सख्त डिसीजन लेता है। वो काम के दौरान अपनी सीट से नहीं उठता, कभी भी फोन को अपने कान से दूर नहीं करता और वो ऑफिस में पानी भी बहुत ही कम पीता है ताकि वॉशरूम जाकर उसका टाइम वेस्ट ना हो। ऑफिस में ये लोग अलग अलग स्टेटस के लोगों को फोन करके उन्हें अपने फर्म की सर्विसेज ऑफर करते हैं। क्रिस बहुत टाइम से सबसे लो लेवल के लोगों को सर्विसेज ऑफर करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी ने भी उसके कॉल का रिप्लाई नहीं किया। लास्ट में तंग आकर वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के सीईओ से बात करता है। इस सीईओ का नाम मिस्टर रिबन है और ये क्रिस को अपने ऑफिस में 20 मिनट में आकर अपने प्रोडक्ट्स दिखाने को बोलता है। अब यहाँ क्रिस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी जल्दी रिबन के ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन उसका बॉस उसे रास्ते में रोककर कुछ काम दे देता है, जिसके कारण वो मिस्टर रिबन की मीटिंग को मिस कर देता है। अपने स्ट्रेस के टाइम भी वो बेटे क्रिस्टोफर को पूरा टाइम देने की कोशिश करता है। ये लोग वीकेंड पर एक स्कैनर बेचने जाते हैं। पहले क्रिस मिस्टर रिबन के घर को विजिट करता है। यहाँ वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, सर मेरा नाम क्रिस है और उस दिन अपने ऑफिस में मेरा वेट करने के लिए शुक्रिया। मैं उस दिन लेट हो गया था इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। रिबन्स ने असल में क्रिस का ज्यादा वेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी क्रिस की अपॉलॉजी को सुनकर वो इम्प्रेस हो जाता है। वो अपने बेटे के साथ रग्बी मैच देखने जा रहा है और वो क्रिस और उसके बेटे दोनों को अपने साथ चलने का ऑफर देता है। रिबन्स एक बड़ा क्लाइंट है और क्रिस उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है ताकि वो उनकी सर्विसेज खरीद ले। इसी इंटेंशन से क्रिस उसके साथ मैच देखने जाता है। मैच में क्रिस्टोफर बहुत एंजॉय करता है। मैच के बाद रिबन्स क्रिस को उसकी सर्विसेज के लिए इनकार कर देता है, लेकिन रिबन्स के साथ उसके दोस्त भी मैच देखने आए थे। वो क्रिस के साथ अपना कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करते हैं और क्रिस यहाँ से खाली हाथ चला जाता है। इन सब के बाद भी वो अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने देता। 4 महीने में स्कैनर बेचकर वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल कर लेता है, लेकिन उसकी असली मुश्किल अब यहाँ से शुरू होती है। बहुत टाइम से टैक्स ना भर पाने के कारण गवर्नमेंट उसके अकाउंट से पूरे $600 ले लेती है, जिसमें एक्स्ट्रा पेनल्टीज भी इंक्लूड हैं। उसके अकाउंट में अब सिर्फ $25 बचे हैं और वो दिवालिया हो चुका है। वापस आकर वो देखता है कि मोटल के ओनर ने काफी टाइम से रेंट ना मिलने के कारण उसका सारा सामान रूम से बाहर फेंक दिया है। यहाँ क्रिस बहुत परेशान हो जाता है और पागल भी। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने बेटे को लेकर कहाँ जाए और कोई ऑप्शन न मिल पाने के कारण उन दोनों को रेलवे स्टेशन के वॉशरूम में ही रात बितानी पड़ती है। अगले दिन होपफुली क्रिस को पार्क में एक पागल आदमी मिलता है जिसके पास उसका स्कैनर है। क्रिस उससे अपना स्कैनर वापस ले लेता है और उसे बेचने एक डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन किसी कारण उसका स्कैनर खराब हो जाता है और क्रिस को खाली हाथ वहां से वापस आना पड़ता है। क्रिस को रात बिताने के लिए एक जगह की भी तलाश करनी है। ये लोग एक मिशनरी होम यानी आश्रम में जाते हैं, जहाँ पर एक रूम लेने के लिए क्रिस को 1 घंटे के लिए लाइन में भी लगना पड़ता है। ये क्रिस के लिए सच में बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है। वो अब ऑफिस में और भी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करता है, क्योंकि ना सिर्फ उसे क्रिस्टोफर को डे केयर से पिक करना है, बल्कि 1 घंटे पहले आश्रम की लाइन में भी लगना है, क्योंकि 5 बजे के बाद वहाँ एंट्री बंद हो जाती है और वहाँ रूम्स भी लिमिटेड हैं। क्रिस स्कैनर को ठीक करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास मशीन के पार्ट्स तक खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वो अपना ब्लड डोनेट करके पैसे इकट्ठा करता है और अपना दोस्त, जिसे कभी उसने $14 उधार दिए थे, उसके पास जाता है, लेकिन उसका दोस्त क्रिस को धोखा देता है और वहां से उसे भगा देता है। अगले दिन क्रिस के फॉर्म में उसका टेस्ट होता है और यहाँ वो 1 घंटा पहले ही टेस्ट कंप्लीट करके सबमिट कर देता है, क्योंकि उसे जाकर आश्रम की लाइन में भी लगना है। वो जैसे तैसे पैसे जमा करके स्कैनर को ठीक करके उसे बेच देता है, जिससे उसे $250 मिलते हैं। इन पैसों से उसका 4 हफ्तों तक गुजारा हो जाता है। ऐसे ही चलता जाता है और फर्म की इंटर्नशिप का लास्ट डे आ जाता है। क्रिस आज एक नई शर्ट पहनकर आया है। फर्म का ऑनर उसे कैबिन में कुछ बात करने के लिए बुलाता है। ये लोग क्रिस की नई शर्ट की तारीफ करते हैं। क्रिस उन्हें बताता है कि सर, मैं इंटरव्यू के दिन बिना शर्ट के आया था। अब उसी चीज की भरपाई करने के लिए मैं आज इंटर्नशिप के लास्ट दिन एक नई शर्ट पहनकर आया हूँ। तब बॉस उसे बोलता है कि बहुत ही अच्छी बात है, अब कल भी ऐसे ही ड्रेसअप होकर आना। कल तुम्हारा इस फर्म में पहला दिन होने वाला है। तुम सिलेक्ट हो चुके हो। कांग्रेचुलेशन क्रिस। क्रिस ने सभी इंटर्न्स में से सबसे ज्यादा पैसे कलेक्ट किए हैं। वो जिस रग्बी मैच को देखने मिस्टर रिबन के साथ गया था,
तब बहुत सारे लोगों ने उसके साथ कॉन्टैक्ट एक्सचेंज किए थे और उन्हीं सबको कॉन्टैक्ट करके क्रिस ने उन सभी को अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज बेची थी और सबसे ज्यादा पैसे जमा किए थे। अब यहाँ से क्रिस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो इस जॉब को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि रोने लगता है। पूरी कहानी में हमने सिर्फ क्रिस को स्ट्रगल करते हुए देखा। हर समय वो खुद से पूछता रहता था कि असली हैप्पीनेस क्या होती है, और आज फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद उसे ये जॉब मिल गई तो वो उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाता है जिसे उसने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया था, और वो चीज थी हैप्पीनेस। इस फर्म में कुछ समय काम करने के बाद क्रिस ने गार्डनर रिच के नाम से खुद की एक फर्म खोली और आज इस फर्म की कीमत करोड़ों में है और इसका मेजॉरिटी स्टेक क्रिस के पास है, और ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड क्रिस गार्डनर की कहानी, जिसने अपने मेहनत के दम पर अपनी असली हैप्पीनेस को हासिल किया।